Hello everyone, welcome to the Y.MGMT MBA. So in our previous session we have completed process of decision making and आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज हम लोग मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वी आर गोइंग टू लर्न टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर द टेक्निक्स that are used in the organization. So let's start. अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 6 टेक्निक्स हैं जिसको कोट किया है। टेक्निक्स और भी होती हैं डिसीजन मेकिंग की, बट आई हैव कोटेड सम फ्यू ऑफ देम। द फर्स्ट इज मार्जिनल एनालिसिस, सेकंड फाइनेंशियल एनालिसिस, थर्ड इज ब्रेक इवन एनालिसिस, फोर्थ वन इज रेशियो एनालिसिस, फिफ्थ इज ह्यूरिस्टिक मेथड एंड सिक्स वन इज डेल्फी टेक्निक। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं, ये सारे जो मेथड्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं जिनके सहारे डिसीजन लिया जाता है और डिसीजन लेना आसान होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगर आप टेक्निक अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट वन इज़ मार्जिनल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, मार्जिनल एनालिसिस में बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल इनपुट अगर हम लगाते हैं तो उससे हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी यूज़ वन मोर वेरिएबल, इट मीन दैट एक रॉ मटेरियल हम और एक्स्ट्रा लगाते हैं या फिर लेबर एक्स्ट्रा लगाते हैं, एक्स्ट्रा मशीनरीज यूज़ करते हैं, तो उससे हमें कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट होगा। तो इसमें मैंने लिखा है यूज़ टू फिगर आउट हाउ मच एक्स्ट्रा आउटपुट विल रिजल्ट इफ़ वन मोर वेरिएबल दैट इज़ रॉ मटेरियल और मशीनरी और लेबर इज़ एडेड। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल इनपुट यूज़ करते हैं तो उससे हमें कितना एक्स्ट्रा अगर लगाते हैं वेरिएबल इनपुट तो हमें उससे कितना एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट होगा। इसका मतलब ये कि एक्स्ट्रा अगर मशीनरी अगर हम इम्प्लांट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन होगा वो कितना और इंक्रीज़ हो जाएगा। पॉल सैमुअल्सन ने इनकी एक डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि मार्जिनल एनालिसिस एज द एक्स्ट्रा आउटपुट दैट विल रिजल्ट बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एनी इनपुट वेरिएबल अदर फैक्टर बीइंग कांस्टेंट। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा। तो इन्होंने इसमें ये बताया है कि एक फैक्टर भी अगर हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो उससे हमें जो इनपुट होगा कितना हमें एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ इनपुट हमें मिलेगा, जहाँ पे अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट रहेंगे। इट मीन्स कि अगर हम लोग अपनी मशीनरीज बढ़ा रहे हैं तो अदर जो वेरिएबल फैक्टर्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। फिक्स तो कांस्टेंट रहेंगे ही, वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। मतलब एक समय पर हम सिर्फ एक ही फैक्टर को बढ़ाएंगे और उससे हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो कितना और एक्स्ट्रा हमें मिलता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल कोट किया है। सो इन दिस एग्जाम्पल मैंने लिखा है, इन अ फैक्ट्री अ ओल्ड मशीन प्रोड्यूस 1000 बॉटल पर डे but the efficiency of a new machine is 1200 bottle. So if we add one more machine it will produce daily 200 bottle more. इसका मतलब ये मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हुई हैं वो पर डे 1000 बॉटल प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन अगर जो नए मार्केट के हिसाब से जो नया मशीन जो आया है वो मशीनरी पर डे 1200 बॉटल प्रोड्यूस कर रही है। मतलब ये है कि 200 बोतल हर दिन एक्स्ट्रा वो प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे एक और मशीनरी ऐड करने की वजह से मशीनरी की जो काम की जो एफिशिएंसी है, जो काम हो रहा है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा हमें आउटपुट मिल के आया है। नाउ इफ़ वी सी सेकंड वन, द सेकंड इज़ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस में बेसिकली ये एनालिसिस क्यों किया जाता है, सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, सपोज़ अगर एक इंडिविजुअल भी कहीं इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमें जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें क्या रिटर्न्स मिलेंगे, कितने प्रॉफिट मिलेंगे, कितने टाइम तक मिलेंगे, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। यही देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल, कोई भी इन्वेस्ट अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखता है। तो क्या उसको बाद में प्रॉफिट होने वाला है। 15 साल के लिए कहीं पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं सपोज़, तो 15 ईयर बाद आप कितना आपको मिलेगा, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले में आपको कितना मिलेगा, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, उस वही देखकर आप इन्वेस्ट करेंगे। सो फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग देख के करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड एंड टू एनालाइज कैश इनफ्लो एंड कैश इनफ्लो एंड सॉरी यहाँ पे कैश आउटफ्लो होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे करते हैं क्या कि पे बैक पीरियड को हम लोग
कैलकुलेट करते हैं। अब पेबैक पीरियड होता क्या है? पेबैक पीरियड का मतलब ये होता है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं, जो भी अमाउंट आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अमाउंट के साथ जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको रिटर्न में मिलेगा, वो कितने पीरियड के बाद आपको मिलेगा, वो बेनिफिट आपको कितने पीरियड के बाद मिलेगा। ये आप यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, वो पीरियड क्या है, जिस पीरियड के बाद हमें वो बेनिफिट मिलेगा। और इसमें हम लोग कैश इनफ्लो, जो हम लोग कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज़ वेल एज़ कैश आउटफ्लो जो हमें आफ्टर सम टाइम वो मिलेगा, वो दोनों हम क्या करते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि आज अगर हम लोग 100 रुपीज़ अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके बदले में हमें आगे कितना उसके बदले में मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जो मनी की वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। जो वैल्यू आज 100 रुपीज़ की है, हो सकता है कि अगले ही पल उसकी वैल्यू गिर जाए। इसी वजह से ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज़ मस्ट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी टेकन बाय इवैल्यूएटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेसिकली किया जाता है, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जो कैश इनफ्लो है, मतलब जो हम लोग कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं कहीं पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए, और इन फ्यूचर जो कैश आउटफ्लो होगी उसके बदले में जो भी हमें कैश मिलेगा, जो बेनिफिट हमें मिलेगा पूरा, वो उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, ये सब कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस ज़रूरी होता है। क्योंकि वक्त के साथ पैसों की जो वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। तो आगे आने वाले जो पैसे हमें मिलेंगे उसकी वैल्यू आज क्या क्या है और कितनी रहेगी, और जो हम पैसे अभी दे रहे हैं उसकी वैल्यू आज क्या है, और उसके बदले में हमें कितना ज़्यादा मिलेगा, ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस, कहीं भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो यहाँ पे ये एनालिसिस करना ज़रूरी है। नाउ द थर्ड वन इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो ब्रेक इवन एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। मतलब इस से मतलब ये कीवर्ड है जो आप एग्जाम में अपने कोट कर सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। इट मीन दैट देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। ये सिचुएशन जो होती है वो ब्रेक इवन पॉइंट होती है। तो इसमें लिखा है कि इवैल्यूएट द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव बेस्ड ऑन प्राइस, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे उसको हम लोग इवैल्यूएट करेंगे उनकी प्राइस के बेसिस पे, उनकी कॉस्ट के बेसिस पे, फिक्स कॉस्ट और एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट की, जो भी ऑल्टरनेटिव हम लोग लगा रहे हैं उसमें कितना हमारा खर्चा लग रहा है, क्या हमें उससे मिल रहा है। तो जो भी फिक्स कॉस्ट होगा, जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारा लग रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग उसको इवैल्यूएट करेंगे। और ये भी ज़रूरी है कि जो भी हम लोग प्रोडक्शन करके सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन की करने की वजह से जो भी फैक्ट्री की या फिर जो भी आउट वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, जैसे लेबर हम लोग ला रहे हैं तो उनको वेजेस देने हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो उनको देने हैं। फिक्स कॉस्ट कुछ है कि भई हमने मशीनरी इंस्टॉल करनी है, वो हमारी है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, वो सब क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो ये सारी कॉस्ट हमारे जो सेल्स के लेवल है उससे कवर हो जानी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस चीज़ को रिकवर करने के लिए, जितना आप खर्चा कर रहे हैं उसको रिकवर करने के लिए आपकी सेल्स इतनी होनी चाहिए कि आप वो पूरा खर्चा कवर कर लें। बेसिकली एट द ब्रेक इवन पॉइंट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ब्रेक इवन पॉइंट वहाँ होता है जहाँ टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपका इक्वेट हो जाए, मतलब जितना आपने खर्चा किया है और जितना आप कमाए हैं वो इक्वल हो जाए। इट मीन्स कि देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस सिचुएशन। नाउ द फोर्थ वन इज़ रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में बेसिकली होता क्या है? रेशियो एनालिसिस एक रिलेशनशिप बताता है दो वेरिएबल्स के बीच का। दो वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रेशियो बताता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लिखा है फाइनेंशियल रेशियो कंपेयर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर पर्टिकुलर पीरियड। फाइनेंशियल रेशियो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर हम लोग रेशियो करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ किसके अनुपात में कितनी है, ये होता है। तो फाइनेंशियल रेशियो क्या करता है, वो कंपेयर करता है कॉस्ट एंड रेवेन्यू को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। मतलब कि जितना हमने खर्चा किया, जो हमारा कॉस्ट आ रहा है उसके कंपैरेटिवली हमें रेवेन्यू कितना मिला है, कि हम उस कॉस्ट की भरपाई कर सकते हैं। बेसिकली हिंदी में इसका मतलब ये होता है। मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करूँगी। तो इसमें क्या होता है, ये इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ फर्म एज वेल एज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन। ये हेल्प करता है, किस लिए हेल्प करता है? डिटरमाइन करने के लिए, ये जानने के लिए, ये बताने के लिए कि हमारी फर्म की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है फर्म की, और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उसकी क्या थी। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट किया है, लिक्विडिटी रेशियो। अब जैसा कि फाइनेंस में अगर आपने पढ़ा हो तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो में ये रेशियो को यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे करने की क्या क्षमता है, क्या उनकी एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें। अब शॉर्ट टर्म का तो मतलब ये समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब 1 साल से जो कम की लायबिलिटीज़ हमारी होती हैं वो शॉर्ट टर्म होता है।
तो लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है। अब करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़, इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चलता है? इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास, इट्स मीन कि इन ऑर्गेनाइजेशन और इन फर्म कितनी एसेट ऐसे पड़े हैं जिससे हम लोग अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास एसेट ज़्यादा होंगे और लायबिलिटीज़ कम होंगी, तभी हम लोग लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। तो ये रेशियो में एसेट जितना हमारे पास ज़्यादा हो उतना अच्छा रहेगा, तभी हम लोग अपने करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकेंगे। तो अगर हम लोग इसमें देखें, तो अगर 2:1 का भी अगर रेशियो है कि करंट एसेट हमारे 2 है और करंट लायबिलिटी अगर 1 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग 2 में से 1 तो पे कर ही सकते हैं। तो अगर ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ, तो इसका मतलब बेसिकली बस यही होता है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए आपके पास कितने करंट एसेट हैं। तो रेशियो एनालिसिस बेसिकली 2 वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप बताता है। ये इनके कीवर्ड्स हैं। मैंने जितने भी हाइलाइट करके यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, जो ब्लैक से हाइलाइटेड है, दैट इज़ ये कीवर्ड है जो आप अपने एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं। यू कैन कोट देम इन योर एग्ज़ाम। नाउ अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड में बेसिकली होता क्या है, जस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब आप किसी चीज़ को ट्राई करिए और देखिए कि हाँ वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद, कितना अच्छा है। बेसिकली ये है, यहाँ पे ट्राई करिए और जानिए कि हाँ क्या चीज़, क्या इसमें खराबी है, क्या अच्छा है आपके लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग उसमें देखें, तो हमारी प्रोडक्ट अगर हम लोग को यूज़ करते हैं, जैसे तो प्रोडक्ट को हमने यूज़ किया और हमने जाना कि हाँ जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो है कि नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस में इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। This approach is useful when dealing with product or process that don't need to be perfect right away। अब कोई भी प्रोसेस से काम भी अगर हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोसेस हमारे लिए इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आए। तो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है कि आपने ट्राई किया और उसको जाना कि हाँ ये चीज़ अच्छा है या फिर ये मेरे लिए ख़राब है। ये चीज़ ट्राई करके जानना जो होता है वो आता है ह्यूरिस्टिक मेथड में। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्चिंग वेबसाइट एंड एमिंग फॉर 100% परफेक्शन फ्रॉम डे वन कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर मैंने कोई वेबसाइट अगर लॉन्च किया और मैं ये सोचूं कि 100% परफेक्ट है मेरी वेबसाइट डे वन से, हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, तो ये जो है ज़रूरी नहीं है कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही दे। फ्रॉम डे वन हमें वो पॉजिटिव रिजल्ट ही दें। सो ह्यूरिस्टिक मेथड में ये कहा जाता है कि हम लोग चीज़ों को लॉन्च करें सोनर जल्दी, लेकिन जो भी हमारे पास फीडबैक आए, जो भी रियल वर्ल्ड यूसेज से हमें फीडबैक मिलता है, रियल वर्ल्ड में किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको इम्प्रूव करें ओवर द टाइम। मतलब फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैंने अपना एक चैनल स्टार्ट किया है, बेसिकली ये नया ही चैनल है मेरा। तो मैं इस पे ये एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मेरे चैनल लॉन्च करते ही सब कुछ हो जाए, सब कुछ एक साथ मुझे अच्छे सब्सक्राइबर्स भी एकदम मिल जाएँ। हाँ, मिल जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि तुरंत ही मिल जाएँगे, तुरंत ही आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएँगे। हाँ, मुझे टाइम टू टाइम इन सब चीज़ों में, अपनी प्रेज़ेंटेशन में, अपनी समझाने की जो स्किल्स है मेरी, इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा। तब जाके मेरी जो होगी प्रोग्रेस बढ़ेगी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड जो बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में हम लोग कोई काम करें तो वो सही ही हो। हो सकता है कि जिस प्रोसेस से हमने काम किया, जिस तरीके से हमने काम किया, वो तरीका गलत हो, वो तरीका अधूरा हो, उसको में और इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज डेल्फी टेक्निक। अब डेल्फी टेक्निक होता क्या है? डेल्फी टेक्निक में एक वर्ड आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है, एक्सपर्ट्स की। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे एक पैनल बनाया जाता है जिसमें उस चीज़ के एक्सपर्ट्स बैठते हैं, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। ऑल द एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो सब एक दूसरे से अननोन होते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट किसी की जान पहचान का नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम होती है उनके सामने रखी जाती है और जो भी सॉल्यूशन वो लोग लेते हैं, सब लोग अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। जो भी सॉल्यूशन, जो भी आइडिया जिसके दिमाग में आता है, वो अपना आइडिया रखता है। सेवरल राउंड ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट हाउ टू मेक सर्टेन बिजनेस डिसीजन। बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पे कि बिज़नेस के डिसीजन को किस तरीके से हम लोग लें, करें, कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करें। कोई भी अगर बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड डिसीजन लेना है, तो उन सारे एक्सपर्ट के ऊपर छोड़ा जाता है कि हाँ, वो क्या दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारे क्वेश्चन राउंड होते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या किया जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जिसके जो भी पॉइंट्स होते हैं, हर एक एक्सपर्ट ने जो भी अपने पॉइंट, अपनी राय रखी है, उस पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक आंसर को, एक जो उनका फाइनल जो एक डिसीजन होता है उसको लिया जाता है। तो ये डेल्फी टेक्निक होती है जहाँ पे एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद वो उस टॉपिक पे, उस प्रॉब्लम पे पूरी एनालिसिस करते हैं। सब लोग अपनी अपनी राय वहाँ पे देते हैं और उसमें से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो सबसे बेस्ट वाला होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है, कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं रहता है। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर आता है वो माना जाता है कि बहुत फेयर रिजल्ट यहाँ से निकल कर आता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 6 टेक्निक ऑफ डिसीजन मेकिंग
देखिए मैंने ये बताया है, जितने भी ब्लैक से हाइलाइटेड पॉइंट हैं, ये सब आप एग्ज़ाम में कोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपने पॉइंट्स को कोट किया, हाइलाइट किया उसको, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर हाइलाइटेड पॉइंट को ही देखेगा और उसको जेन्युइन कुछ मिलेगा तभी वो मार्क्स आपको देगा। Thank you for your time, and please like, share and subscribe my channel.